Now today we are going to learn different types of numericals. For example, this is first numerical of projectile motion. Two balls are thrown by the same initial velocity at an angle theta and 90 minus theta with the horizontal. What will be the ratio of maximum height attained and horizontal ranges? So if any projectile is thrown or two projectiles are thrown at theta and 90 minus theta, we have seen that their range will be same. कैसे देखा था? एक बॉल का अगर रेंज r1 हो तो थीटा एंगल पर थ्रो किया गया तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होगा इसका फॉर्मूला. साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक, तो ये रेंज फर्स्ट बॉल की हो गई. सेकेंड बॉल की रेंज आप कैसे लिखोगे? u स्क्वायर साइन 2 और अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 90 माइनस थीटा, सो 90 माइनस थीटा. अब साइन 2 थीटा को तो आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो और यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा. तो देखो 2 cos theta sin theta, same form of the range which is here. So we can say that R1 ratio R2 is 1:1. अब मैक्सिमम हाइट पर आ जाओ. मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. तो फर्स्ट बॉल के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है तो वो वैल्यू रख दी हमने. दूसरे बॉल के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा है, वो वैल्यू रखी यहाँ पर. अब साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा. अब इन दोनों का रेशियो निकालते हैं. जब रेशियो निकालेंगे तो देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बाकी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. तो आपका मैक्सिमम हाइट का रेशियो ये आ जाएगा. सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34, न्यूटन फिजिक्स. अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ with velocity 9.8 meter per second. After what time its horizontal and vertical velocities become equal? तो अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन है उसे तो आप एज इट इज़ लिख लो, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी तो ग्रेविटी के फील्ड में मूव कर रही है. तो वर्टिकल वेलोसिटी के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा. जब हम इसमें देखें तो उन्होंने कहा कि किस टाइम पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी इक्वल हो जाती है. इसका मतलब कि हमें वो टाइम पता करना है जब वर्टिकल वेलोसिटी इतनी हो जाए. तो ये वैल्यू उठाकर हमने यहाँ रख दी. अब वो हॉरिजॉन्टली थ्रो की गई थी तो जो उसकी इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट था वो तो ज़ीरो था, तो आपने यहाँ 9.8 वैल्यू रख दी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिसके इक्वल होना है फाइनली वर्टिकल वेलोसिटी को, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 और t. ठीक, तो अब देखो टाइम की वैल्यू इससे आ जाएगी सिंपली 1 सेकेंड. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन. यहाँ पर g की वैल्यू हम 9.8 माइनस नहीं रख रहे हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना. अगर हम माइनस रख भी देते हैं तो 1 सेकेंड माइनस साइन के साथ कोई सेंस नहीं है टाइम का. माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने माइनस साइन नहीं रखा है. और इसके अलावा जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि इस हाइट से जब हॉरिजॉन्टली कोई ऑब्जेक्ट फेंका जाएगा तो वो इस तरह के पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा. तो जो वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट है किसी भी पॉइंट पर वो तुम देखो कि नीचे की ओर आएगा. यानी अगर आप इसको माइनस साइन के साथ यहाँ रखेंगे तब इसको माइनस साइन के साथ रख दीजिए और t 1 सेकेंड आएगा. तो माइनस साइन को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जिस क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं उसमें जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो थ्रू आउट द जर्नी नीचे की ओर रहेगा. तो आपको वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू भी माइनस साइन के साथ रखनी होगी अगर आप g को माइनस साइन के साथ रखते हैं डायरेक्शन को इम्पोर्टेंस देते हुए. लेकिन यहाँ पर हम इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड ही आएगा. दिस इज़ अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल with kinetic energy k
फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द जर्नी। तो अब उन्होंने कहा कि इनिशियली 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया, और जब प्रोजेक्ट किया गया उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी k थी। तो हम मान सकते हैं कि अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mu² हो जाएगी। अब हाईएस्ट पॉइंट पर ध्यान करो, हाईएस्ट पॉइंट पर तो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रह जाता है वेलोसिटी का, वर्टिकल कंपोनेंट तो ज़ीरो हो जाता है। तो अगर हम इनिशियली उसको u वेलोसिटी से थ्रो करते हैं तो ये है 60 डिग्री पर u cos 60 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट थ्रू आउट द जर्नी चेंज नहीं होता, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जबकि सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा तो उसकी वैल्यू u cos 60 ही तो होगी। तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पर हम काइनेटिक एनर्जी जानना चाहें तो वेलोसिटी हमको u cos 60 लेनी पड़ेगी उस पॉइंट पर, यानी u/2। तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m, और हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब इसको जब आप रखोगे तो ये देखो हाफ mu² इक्वल टू k, ये सीधे सीधे टर्म आपको दिख रहा है। तो आप इस हाफ mu² की जगह k रख दो, तो अपने आप तुम्हारा आंसर आ जाएगा कि हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k से रिड्यूस होकर k/4 हो जाएगी। है ना सिंपल क्वेश्चन। अब हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ी थी, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर देखो किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि इनिशियल वेलोसिटी इज i कैप प्लस 2j कैप, जहाँ i कैप ग्राउंड के पैरेलल यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और j कैप वर्टिकल डायरेक्शन है। g को 10 लें तो उन्होंने कहा कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताओ। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम लोगों ने कैसे डिराइव की थी वो याद करो। इस इक्वेशन को, इस वेलोसिटी के इक्वेशन को देखकर हमें क्या पता चलता है कि इनिशियली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 1 है और वर्टिकल कंपोनेंट 2 है। तो देखो सिंपली हमने लिखा कि वर्टिकल कंपोनेंट 2 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 1। अब वर्टिकल कंपोनेंट अगर 2 है इनिशियली, तो किसी पॉइंट पर क्या था ट्रेजेक्ट्री, ध्यान करो। किसी पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल जब पहुंचता है तो मान लो कि उसने y डिस्टेंस वर्टिकली चली और x डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली चली, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए x और y, क्योंकि ओरिजिन है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो अब x और y के बीच का रिलेशन होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो सिंपल है ये भी, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो y को आप कैसे लिखोगे, ut प्लस हाफ gt²। जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है, y डिस्टेंस वो कितने टाइम में पहुंचा, t टाइम में पहुंचा, तो y डिस्टेंस हो जाएगी u इनिशियल y कंपोनेंट t माइनस हाफ gt² माइनस फॉर g टू बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसको एज इट इज़ छोड़ दो और यहाँ पर देखो जो x डिस्टेंस है वो कैसे मिलेगी। x डिस्टेंस मिलेगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम। जिस टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँचा उसी टाइम में ये यहाँ से यहाँ भी पहुँचा है, ये ध्यान रखना है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम t। तो अब t की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ रख दो और आपको सिंपली इक्वेशन मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो यहाँ हमें बस ये याद होना चाहिए था कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमने कैसे निकाली थी, और हम आराम से इससे वैल्यूज़ लेकर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है 2x माइनस 9x², ठीक। एंड इफ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड at an angle theta naught with velocity v naught। इनिशियली एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और वेलोसिटी दी है इनिशियल, तो थीटा नॉट और वी नॉट पता करना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दी है। ऐसे काम में हमें क्या करना है, सिंपली पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद होनी चाहिए हमें, वो हमने लिख ली। जो उन्होंने क्वेश्चन में दी है वो भी लिख ली, और फिर इन दोनों को कंपेयर किया। जब आप कंपेयर करोगे तो देखो टेन थीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इनिशियल जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, थीटा क्या है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि थीटा इज tan इनवर्स 2। लेकिन अगर ऑप्शंस दिए हुए हैं और उसमें कोई tan का कंपोनेंट, tan का ऑप्शन नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, देखो
टेन थीटा इज इक्वल टू 2, तो टेन थीटा को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2/1। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस 1 है और हाइपोटेनस 1² प्लस 2² का अंडर रूट। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/√5 है। कॉस थीटा की वैल्यू से थीटा इन्वर्स निकल आएगा, थीटा निकल आएगा कॉस इनवर्स 1/√5, और ये ऑप्शन गिवन था ऑप्शंस में। ठीक, अब उन्होंने कहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और इनिशियल वेलोसिटी दोनों बताओ इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को देखकर। तो देखो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को देखकर हम दूसरा जो टर्म है उसे कंपेयर करें, तो x² हटा दो, तो ये gx² अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आया? 9x² कंपैरिजन करने पे, और x² आप हटा दो, तो ये टर्म मिलकर हो गया 9। अब इस टर्म में u की वैल्यू थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, u की वैल्यू तो निकालनी है, थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर हमने देखो g की जगह 10 रखा, तो 10/2 5 हो गया। u² की वैल्यू निकालनी है, एज इट इज़ छोड़ दो। कॉस थीटा की वैल्यू 1/√5 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू आ जाती है 5/3। तो दोनों आंसर्स हमारे ऑप्शंस में थे और हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर थ्रो किया गया। आफ्टर हाउ मच टाइम पार्टिकल्स वेलोसिटी विल मेक एंगल 90 फ्रॉम इट्स इनिशियल डायरेक्शन। अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि अगर पार्टिकल को 60 डिग्री पर 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से थ्रो किया गया, तो कितनी देर के बाद उसकी वेलोसिटी इनिशियल डायरेक्शन से 90 डिग्री पर होगी। तो अगर इनिशियल डायरेक्शन से वेलोसिटी 90 डिग्री पर होगी तो कुछ ऐसा दिखेगा ना, देखो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। और अगर ये 90 होगा, देखो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये 60 है, तो ये 30 होना चाहिए। अब 90 डिग्री पर जो वेलोसिटी है उसका ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए। तो तुम सोचो, अगर तुम इसको एज इट इज़ इस डायरेक्शन को ट्रांसफ़र करो इस जर्नी पर कहीं, तो टेंजेंशियल पोजीशन में ये कहीं यहाँ आती है जाकर, यानी कि ये वो पॉइंट होगा जर्नी का जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस ओरिएंटेशन में होगी। ठीक, तो इसको हम ये डायरेक्शन, जबकि ये इससे 90 डिग्री है, इसको हम यहाँ पर लोकेट कर देते हैं कि भाई इतनी देर के बाद जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच जाएगा तब उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इनिशियल से 90 डिग्री हो जाएगी। ये वो पॉइंट है जहाँ पर की वेलोसिटी की डायरेक्शन 90 डिग्री हो जाएगी इनिशियल डायरेक्शन से। तो अब इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ? ये पता करने से क्या फ़ायदा हुआ? ये पता करने से ये फ़ायदा हुआ कि हमको ये पता चल गया कि जब वेलोसिटी इनिशियल से 90 डिग्री होगी तब वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रही होगी। ये फ़ायदा हुआ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर ही उस वेलोसिटी को लोकेट कर लेने का कि वो किस ओरिएंटेशन में होगी जिसका इनिशियल से 90 डिग्री एंगल है। तो हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल से ये वेलोसिटी 30 डिग्री बनाएगी, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस वेलोसिटी का हो जाना चाहिए v cos 30, और इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाना चाहिए v sin 30। तो अब दोनों डायरेक्शन में हम इक्वेशन लगाएंगे। इनिशियली जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है u sin 60, और कितने टाइम के बाद वेलोसिटी उलटकर v sin 30 की वैल्यू पर आ जाती है। तो हमने कहा कि वी वाई शुड बी इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी। अब साइन के साथ सारी वैल्यूज़ रख देते हैं, तो v sin 30, तो वैल्यूज़ जब हम रखेंगे तो क्योंकि ये वेलोसिटी नीचे की ओर डायरेक्टेड है तो -v sin 30,
u sin 60 ऊपर की ओर डायरेक्टेड है तो प्लस, फिर g नीचे की ओर डायरेक्टेड है तो -10t, ठीक। और u cos 60 और v cos 30 इनकी वैल्यू तो सेम रहेगी ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वैल्यू चेंज ही नहीं होती। तो u cos 60 की वैल्यू v cos 30 के बराबर होगी। तो ये हमने इक्वेट किया। इस वैल्यू से, इस इक्वेशन से हमको u और v के बीच का रिलेशन मिल जाएगा ये, ठीक। u/2 इधर हो गया, ये v √3/2 हो गया। आपने सॉल्व किया तो u की वैल्यू, v की वैल्यू आ गई u/√3। ये वैल्यू उठाकर आप इस इक्वेशन में रख दो। जब आप इस इक्वेशन में वैल्यू रख दोगे, यहाँ पर देखो हमने वैल्यूज़ रख दी हैं, तो सिंप्लीफाई करने पर t की वैल्यू √3 + 1/√3 आता है। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ इस पॉइंट को ध्यान देना कि जो इस इक्वेशन से हमने जो v की वैल्यू निकाली थी, u की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड रखने पर v की वैल्यू इतनी आ रही थी, ठीक है। और उसको हमने v की जगह रखा, u की जगह 20 रखा था, और तब हमने सारी वैल्यूज़ एक्चुअली पुट कर दी थी, केवल टाइम बाकी था, इसलिए हमें ईजिली टाइम मिल गया। और हमारा आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2.3 सेकेंड्स।